ओके, तो लास्ट वीक हमने पोटेंशियोमीटर रियोस्टेट के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि वो नॉर्मल रेजिस्टर जो कि एक फिक्स्ड रेजिस्टर होता है उससे कैसे डिफरेंट है, आप बताओ। फिक्स होती है। कितने टर्मिनल्स होते हैं रियोस्टेट के? 3 टर्मिनल्स। रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल करना हो तो कितनी पिन इस्तेमाल होती हैं? 2। कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं? 1 फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और मिडिल। मिडिल और थर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। मिडिल और थर्ड इस्तेमाल करेंगे या 1 और सेकंड इस्तेमाल करेंगे? 1 और सेकंड या सेकंड और थर्ड? ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों में फ़र्क क्या है। अगर फर्स्ट और सेकंड इस्तेमाल करें, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रोटेशन से। जिस तरह आप क्लॉकवाइज इंक्रीज करते जाएंगे 1 और 2 के दरमियान 1 और 2 के दरमियान रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाती है और 2 और 3 के दरमियान रेजिस्टेंस डिक्रीज करती जाती है। जो हमने पिछली बार पढ़ा था वेरिएबल रेजिस्टर के बारे में, जो हमने पिछली बार पढ़ा उसमें हमने रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल किया या पोटेंशियोमीटर? वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे बताएं पोटेंशियोमीटर क्या होता है? आप बताएं पोटेंशियोमीटर क्या होता है? मैंने खाली जिक्र किया था, पढ़ा नहीं था उसके बारे में। पोटेंशियोमीटर और वेरिएबल रेजिस्टर में क्या फ़र्क है? हाँ, किसी को पता है? हाँ हाँ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। रियोस्टेट को जब खाली एज अ वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो 2 टर्मिनल्स उसके इस्तेमाल होते हैं, एक फिक्स्ड वाला और दूसरा जो चेंज होने वाला होता है जो कि मिडिल वन है। कोई भी आप 1 और सेकंड, 1 फर्स्ट और सेकंड कर लो या सेकंड और थर्ड कर लो। लेकिन जब एज अ पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं कि जब हम वोल्टेज को चेंज कर सकें, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई बना सकें। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 वोल्ट्स हैं, आपको चाहिए 5 वोल्ट, तो आप किससे करोगे ये काम? पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, वही वेरिएबल रेजिस्टर, वही कन्फिग्रेशन, ठीक है, लेकिन उसके तीनों टर्मिनल्स यूज होंगे। अब मैं अच्छा, तो वही सेम पोटेंशियोमीटर हमने इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उससे हमने वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई बनानी है। वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई का क्या मतलब है कि आपके पास 20 वोल्ट्स होंगे फिक्स्ड, आपने उससे 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह की सप्लाईज बनानी है। सही है? अच्छा, तो ओके, सही है। तो अब हम क्या करेंगे ये, अच्छा कौन बताएगा कि जो लास्ट टाइम हमने वेरिएबल पावर सप्लाई इस्तेमाल की थी, वो जो लास्ट टाइम हमने पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया था या जो लास्ट टाइम हमने रियोस्टेट इस्तेमाल किया था वो कितने ओम्स का था? 500 किलो ओम्स का था। 500 किलो ओम्स का था। ठीक है, ठीक है, 460, मतलब आइडियली 500 किलो ओम्स का होना चाहिए था, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू विद टॉलरेंस हो सकती है 450 से 520 के दरमियान होगी। अच्छा, अब सुने, 3 टर्मिनल थे ना, आपने इस बार क्या करना है, एंड टू एंड, इधर आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट जो दोनों फिक्स्ड टर्मिनल्स हैं उसके साथ आपने क्या कनेक्ट कर देनी है, पावर सप्लाई। ठीक है ना? तो 12 वोल्ट 20 वोल्ट पे सेट करके, 20 वोल्ट कहां से आएंगे? डीसी पावर सप्लाई से। उसके बाद ए और बी टर्मिनल, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल, उसके दरमियान आपने वोल्ट मीटर लगाना है। ठीक है, उसके दरमियान क्या लगाना है, वोल्ट मीटर। अब ऑब्वियस बात है कि जब आप उसे रोटेट कर रहे होंगे, जब आप नॉब उसकी रोटेट कर रहे होंगे, तो यहां पर ए और बी के दरमियान वोल्टेज चेंज हो रहा होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले वो सेट करना है 2 वोल्ट्स के ऊपर, कर लेंगे ना रोटेट करके। जब वो 2 वोल्ट्स हो जाता है, जब वो 2 वोल्ट्स हो जाता है, तो पहले आपने खुद सोचना है, कैलकुलेट करना है कि इस वक्त तक जब जब इस इन दोनों के क्रॉस 2 वोल्ट आ रहा है तो ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी होगी। कैसे निकालेंगे ये? ये हमने इसी तरह वोल्टेज डिवाइडर रूल किया था ना कि आर ए बी डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर ए सी मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू जो भी आउटपुट है। जब अभी हमें इस केस में आउटपुट पता है, ठीक है, जो कि कितनी है, 2 वोल्ट्स। फर्स्ट रीडिंग में आउटपुट कितनी होगी, 2 वोल्ट्स। सही है, आपने वो 2 वोल्ट्स पुट करना है। आर ए सी की क्या वैल्यू होगी, जो भी आपने मेजर की होगी टोटल की। टोटल ना होनी 500 चाहिए, लेकिन आप मेजर किया करें ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता चल जाए।
ये आप इधर लिखेंगे तो आपको आर ए बी की वैल्यू मिल जाएगी एट किस इंस्टेंट, जब उसकी आउटपुट क्या होती 2। अच्छा, ये हो जाएगी कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस। तब आपने उसके बाद आपने मेजर्ड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। मेजर्ड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ओम मीटर बना के। अब आपको पता है कि जब ओम मीटर बनाते हैं तो फिर उस वक्त हमने कुछ रूल्स पढ़े थे ओम मीटर यूज करने के लिए। पहले योर सर्किट शुड बी डी एनर्जाइज, सर्किट उस वक्त सर्किट के ऊपर कोई बैटरी नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहां से सर्किट ब्रेक करना है जब आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। तो इसके अलावा आपने ये कोशिश करनी होती है कि इस जिधर आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं ना, उसके पैरेलल में कुछ और ना आ रहा हो। ठीक है, मतलब इफ यू वांट टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, यू विल मेक श्योर के ए और बी टर्मिनल के पैरेलल में कुछ और तो कनेक्ट नहीं है कि अगर मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो ए बी के बजाय मुझे पूरे पैरेलल में जो सर्किट आ रहा है उसकी रेजिस्टेंस आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करते हैं जितने भी लूप्स बने हुए हैं ना उसको आप ब्रेक कर दो। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बात मुझे बताएं, हमने जब प्रोग्रामिंग पढ़ी थी उस वक्त मैंने कहा था कि जो कंप्यूटर है वो रीड करता है वोल्टेज सिग्नल, कंप्यूटर को वोल्टेज का सिग्नल होता है, या उसे करंट मिलता है तो उसको करंट को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बना के फिर उसे रीड करता है। ठीक है, अब सुनिएगा बात, देखिए जब आप वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं वोल्ट मीटर से, तो यू हैव अ सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल एक रीडेबल सिग्नल होता है, एक क्वांटिटी होती है जो रीड, आप भी अगर टच करें ना तो आपको पता चल रहा होता है कि कुछ है। ठीक है ना, सिमिलरली जब आप एम मीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब आप एम मीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं करंट मेजर करने की, तो भी करंट इज like the current can be detected, current can be converted into voltage and can be interpreted by the processor। ठीक है, लेकिन ओम्स क्या है, ओम्स कैसे रीड होते होंगे, ओम मीटर को ओम्स का कैसे पता चलता होगा? हाँ, तो इस केस में क्या होता है कि जो ओम मीटर है ना वो खुद से वोल्टेज सप्लाई करता है उस रेजिस्टेंस को, और फिर उस रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ड्रॉप मेजर करके रिवर्स कैलकुलेट करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। समझ आई बात की? दोबारा सुने, देखिए वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा, क्यों? क्योंकि वोल्ट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज चीजें मेजर हो रही हैं और वोल्ट ही आ रहा है, मेजर हो जाएगा। करंट मेजर हो जाएगा, करंट को बस वोल्टेज में कन्वर्ट ही करना है ना, तो जहां से भी करंट आ रहा है उसके आगे सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दो, आई आर वी बन जाएगा। ठीक है, और वी रीड हो जाएगा। समझ रही बात की? अच्छा, लेकिन हमने कहा ओम्स, ओम्स कैसे रीड होंगे? ओम्स तो कोई डिटेक्टेबल क्वांटिटी नहीं है जो प्रोसेसर इंटरप्रेट कर सके, तो इसलिए जो ओम मीटर होता है वो उस ओम्स को सबसे पहले रिस्पेक्टिव वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है। कैसे? ओम मीटर के अंदर अपनी बैटरी होती है, वो क्या करेगा, करंट पास करवाएगा रेजिस्टेंस के अंदर से, रेजिस्टेंस के अंदर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप को रीड करके और फिर रिवर्स कैलकुलेट कर रहा होगा कि अगर इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इतनी ओम्स रेजिस्टेंस होगी। नहीं समझ आई? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। देखो ये आपके पास एक रेजिस्टर है ना, ये आपके पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, ओम मीटर इसके क्रॉस कर, ओम मीटर कनेक्ट हुआ, ओम मीटर ने ना, ओम मीटर आपने कनेक्ट किया, दिस इज ओम मीटर, इधर देंगे आवाज ना है। अच्छा, ओम मीटर ने क्या किया, ये ओम मीटर के अंदर अपनी बैटरी होगी, ओम मीटर के अंदर अपनी पावर सप्लाई होगी और साथ एक रेजिस्टर भी होगा और भी सर्किट होगा। अच्छा, अब इसकी आपने, ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसकी आपने क्या फाइंड करनी थी, रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि एज अ रेजिस्टेंस रीड करना मुश्किल है, कुछ है ही नहीं ना, क्या डिटेक्ट क्या कर रहे हो रेजिस्टेंस में करने के लिए। तो अब इसने ओम मीटर ने क्या किया, अपनी पावर सप्लाई थी, उसने करंट फ्लो करवाया इस रेजिस्टर के अंदर से, रेजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो किया। जब करंट फ्लो किया तो इसके अंदर V इज इक्वल टू आई आर, एक वोल्टेज ड्रॉप बना। अब ये V रीड करेगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, V की वैल्यू वो रीड करेगा, और फिर अंदर एक स्केल सेट हुआ होगा कि अगर इतना वोल्टेज आ रहा हो तो इतने ओम्स रेजिस्टेंस होगी, इतना वोल्टेज आ रहा हो तो इतने ओम्स रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अच्छा इसीलिए आप मेरी बात सुनिएगा, अब क्योंकि इसकी अपनी बैटरी होती है ओम मीटर की, इसीलिए भी हम डी एनर्जाइज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वरना सर्किट में दो करंट्स आ गए ना, एक ओम मीटर का अपना जब आप मेजर कर रहे थे, एक पहले का करंट था, तो वो जो वोल्टेज बन के जिस वोल्टेज से रीड करना था उसने, क्या वो वही वोल्टेज बनेगा जो बनाया? नहीं, दो करंट्स थे, अब तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी हमसे, तो क्या डी एनर्जाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि वो पैरेलल में कुछ और नहीं लगा हुआ, तो ये दोनों तरीके। अच्छा, तो उसके बाद आपने साथ साथ ये वाली वैल्यूज, तो 2 से लेकर 20 तक 10 रीडिंग्स आ जाएंगी। दिस इज वेरी सिंपल, कंसीडरिंग कि आपने पिछला एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है, आपको पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट का पता है। ओके, सेकंड, अब ये जो चीज मैं अभी आपको बताने लगा हूं ना, एक मिनट सॉरी, वन मोर थिंग। अच्छा, इधर आपने 2 4 6 कर रहे हैं ना, एक टास्क है, इसमें से आपका क्विज भी होगा, सही है। अब ना ये जो टास्क है ये कहता है कि आपने इस तरह इसको एडजस्ट करना है
कि टर्मिनल बी और सी के दरमियान कितना वोल्टेज आ जाए, 5 वोल्ट। टर्मिनल बी और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान कर लेंगे, जिस तरह आप ए और बी के दरमियान रीड कर रहे थे, मेजर कर रहे थे, उस तरह आपने बस डिटेक्ट करना है कि जब 5 वोल्ट हो जाए, कर लिया। उसके बाद वंस इट इज सेट टू 5 वोल्ट, आपने बी और सी टर्मिनल के पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा देना है, बी और सी टर्मिनल के पैरेलल में, मतलब कि इधर और इधर आप जहां पे वोल्टेज मेजर कर रहे थे ना, उसके पैरेलल में आपने क्या लगा देना है, एक रेजिस्टर। अब सुनने बात, जब आप पैरेलल में रेजिस्टर लगाएंगे ना, तो पैरेलल में रेजिस्टर लगाने के बाद और लगाने से पहले आपने वोल्टेज मेजर करना है। लगाने से पहले कितना था, 5 आपने सेट किया हुआ था। अब जब आपने रजिस्टर लगाया तो क्या वही रहा, क्या चेंज हुआ, क्या, ठीक है, ये अब आपने क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब जिसका बढ़ा, जिसका वही रहा, जिसका कम हुआ, जो भी सीन है, आपने उस पे अपना रीजन लिखनी है कि व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। अब सुने बात, लिसन टू मी। अच्छा, अब ना इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ लोड, कि एक बैटरी है ना, बैटरी के ऊपर जब लोड डाला जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या उसके बैटरी के वोल्टेज उतने ही रहते हैं, क्या बैटरी वही रहती है, क्या करंट चेंज होता है, व्हाटसोएवर। तो ये आपका दूसरा टास्क था कि आपने पावर सप्लाई बना ली, तो उसके बाद इफेक्ट ऑफ लोड देखा ऑन द पावर सप्लाई दैट यू हैव जस्ट डेवलप्ड, ठीक है। मैं आपको एक दफा परफॉर्म भी कराऊंगा। अभी सेकंड का जरा डेमो सुन लें, ये आसान था ना, इसमें तो कुछ नहीं। अच्छा, अब ये सुने, दिस विल बी न्यू फॉर यू। नहीं नहीं, आप एक वीक लैग पे हैं, आप एक लैब लैग पे। अच्छा खैर सुने, तो अब सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब जो ये चीज मैं आपको बताने लगा हूं ना कि दिस विल बी योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि आपने ये जो चीज अभी मैं बता रहा हूं, ये आपने खाली ग्रेड्स लेने के लिए नहीं सीखनी, बल्कि आपने सीखने के लिए सीखनी है। प्रॉब्ली अगर आपको ये चीज समझ आ जाए तो आपने बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अब सुन लें, ठीक है। अच्छा, अब ना जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर हमने देखना है इफेक्ट ऑफ, हाँ, कि आपके पास एक सप्लाई है, उसके ऊपर आप लोड डाल रहे हैं। अब लोड पैरेलल में डालें तो, लोड अगर पैरेलल में ऐड करते जाएं तो क्या होगा, और लोड अगर सीरीज में ऐड करते जाएं तो क्या होगा, ठीक है। क्या बढ़ेगा लोड, क्या लोड कम होगा, क्या पावर डेसिपेशन इंक्रीज करेगी, क्या पावर डेसिपेशन डिक्रीज करेगी। दो सिनेरियो के अंदर क्या, कि पहले आपने एक चीज लगाई, फिर सीरीज में दूसरी चीज लगाई, फिर सीरीज में तीसरी चीज लगाई, तो पावर पे क्या फर्क पड़ा। और फिर दूसरी सेम कंडीशन आपने पैरेलल में चेक करनी है, पहले पैरेलल में एक था, फिर दो थे, फिर तीन था, अब क्या हुआ, ठीक है। जिसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ लोड, ठीक है, कि लोड आपने इंक्रीज किया, या इफेक्ट ऑफ रेजिस्टर जब आप इंक्रीज किया इन सीरीज में या पैरेलल में। तो मैं लोड कहता हूं तो हमारे पास लोड क्या है, रेजिस्टर्स। वैसे लोड ओवरऑल क्या है, ये लाइट्स, फैंस और, ठीक है, एसी। अच्छा, अब सुनिएगा, हमारे पास कितनी पावर सप्लाई आ रही है, जो वैसे हमारी डोमेस्टिक लोड 220 वॉट्स, ठीक है। अच्छा, 220 वॉट्स और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। सुनने, अच्छा, क्या आप जो चीजें ये कनेक्ट कर रहे हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, या जो आप प्लग चार्जर लगाते हैं, क्या ये पैरेलल में लगाते हैं आप या सीरीज में, पैरेलल में। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि सारी चीज ऑपरेट किस में करती है, 220 वोल्ट में, और हमें पता है पैरेलल में सबको 220 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्स सेम, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, पैरेलल में एक लगाया, फिर पैरेलल में दूसरा लगाया, फिर पैरेलल में तीसरा लगाया, तो इससे क्या हो रहा था, लोड बढ़ रहा है ना। तो एक तो बात वैसे ही वेरीफाई हो गई कि हमें पता है कि एक पंखा चल रहा हो तो बिल हमारा कम आएगा, दो चल रहे हैं, तीन चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल में चीज इंक्रीज करे तो पावर डेसिपेशन इंक्रीज ही करती है। सीरीज में भी हम इसी तरह वेरीफाई कर लेंगे आज क्या होता है। अच्छा, जो बात समझने वाली है वो ये कि अभी तक जितनी भी हमने पावर को इन जनरल पढ़ा है, ठीक है। पावर की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, सही है। एसी के अंदर पावर की कितनी टाइप्स होती हैं, 3। ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। क्या, ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। अच्छा, ये लिखी हुई है, ये देखो। तो पहले क्या आ जाती है, ट्रू पावर। ट्रू को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव या रियल पावर भी। फिर आ जाती है रिएक्टिव पावर, और फिर आ जाता है हमारे पास अपेरेंट पावर। अच्छा, आप सुनिए जरा, आई वॉन्ट योर 10 मिनट्स की कंप्लीट अटेंशन, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप अपने बिल को रीड कर सकते हो, आप ओवर चार्ज तो नहीं आपको वापडा कर रहा है या कोई कर रहा, ये पता चला सकते हो, आप बिल किस तरह बचाना है ये पता चला सकते हो। तो दिस विल बी लाइक एज आई सेड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, अब सुनिए बात, देखें, ये जो ट्रू पावर है ना, ट्रू पावर इज द पावर दैट इज यूटिलाइज्ड और डेसिपेटेड। ट्रू पावर क्या, कौन सी पावर है,
जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, या जो पावर डेसिपेट होती है वो भी इस्तेमाल ही हो रही है कहीं ना कहीं, इन टर्म्स ऑफ हीट डेसिपेट हो रही होती है, मतलब कि जो कि यूज हो रही है, उस पावर को क्या बोलेंगे? ट्रू। तो हमें तो वही चाहिए ना, बाकी फिर पावर क्या कर रही है, ऐसे ही ना, समझ आई बात की? पक्का। ट्रू पावर क्या होती है? जो पावर यूटिलाइज हो रही है या डेसिपेट हो रही है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में। अच्छा, ओके। जो अपेरेंट, जो हमारे पास रिएक्टिव पावर है ना, रिएक्टिव पावर, वो ऑसिलेट करती रहती है। वो क्या करती रहती है? ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब ये है कि ये जनरेटिंग पावर प्लांट है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये लोड है, डोमेस्टिक लोड। ये पावर कभी यहां से यहां आएगी, फिर वापस चली जाएगी, फिर यहां आएगी, फिर वापस चली जाएगी, फिर यहां आएगी, फिर ये दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग पावर या रिएक्टिव पावर। अब सुनना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको पता चलेगा कि ये भी क्यों जरूरी है। क्या? कि दिस विल कीप ऑसिलेटिंग, ठीक है, ये डेसिपेट नहीं होगी, ये कंज्यूम नहीं होगी, दिस विल ओनली ऑसिलेट बिटवीन जनरेटिंग साइड एंड डोमेस्टिक साइड, ठीक है, समझ आ गई? अब इसकी जरूरत क्यों है? ये पंखा है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है? अंदर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग्स होती है ना, वाइंडिंग्स के अंदर करंट फ्लो करता है। अब सुनना है बात ध्यान से, उस वो करंट जब फ्लो करता है तो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड्स। अब सुनने, और क्या बनता है? हीट, इन टर्म्स ऑफ हीट लॉसेस। अब हम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या वो जो हीट लॉसेस वो, या जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो? क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो फिर वो अट्रैक्ट या रिपेल करती है, जिसकी वजह से एक रोटरी टॉर्क बनती है, ठीक है, और ये पंखा मूव करना शुरू हो जाता है। हाँ, समझ आ गई? हाँ, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्शन के एक कॉइल में है, दूसरे कॉइल में जनरेट हुआ होगा, या एक कॉइल को मैग्नेट बना होगा, दूसरा परमानेंट मैग्नेट होगा उस सिर पर। अच्छा, ओके, अब सुने, अगर इसमें से मैं अज्यूम करूं कि हीट लॉसेस है ही नहीं, ठीक है, हीट लॉसेस नहीं है, तो ये एनर्जी कहां जा रही है, किसमें कन्वर्ट हो रही है? वायर की बात करें, वायर में सिर्फ वो आती है, उसे मैग्नेटाइज करती है, फिर वापस चली जाती है, फिर आती है, उसे मैग्नेटाइज करती है, फिर वापस चली जाती है वाइंडिंग के अंदर। समझ आई इस बात की? आई, वाइंडिंग को मैग्नेटाइज किया, किसी और में कन्वर्ट, हमने अभी ये अज्यूम किया कि हीट लॉसेस नहीं है, तो वो कहां जा रही है? कुछ भी नहीं, उससे कुछ जनरेट नहीं हो रहा। जिस तरह मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता रहता है ऑन कॉस्ट ऑफ व्हाट? नथिंग। एक जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता रहता है ना अपनी, तो कोई उसके, सिमिलरली दिस इज हैपनिंग हियर कि कन्वर्ट नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर इफेक्ट है। क्या? कि करंट आया, करंट फ्लो किया आपकी उसके कहते हैं कॉइल के अंदर, उससे क्या बनी? मैग्नेटिक फील्ड्स। उसके बाद हमने कहा कि हीट लॉसेस नहीं है, समझा गई? और फिर ये कहां चली गई? वापस, फिर आई, फिर मैग्नेटाइज, फिर, तो दिस इज हैपनिंग कितना? 50 साइकिल्स पर सेकेंड। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब इस तरह की जो पावर होती है ना, क्या हमें ये नहीं जरूरत? जरूरत है। अगर ये निकाल दोगे तो मैग्नेटाइजेशन तो हर तरफ से खत्म होगी, तो ना मोटर चल सकते हैं, ना पंप चल सकते हैं, ना तो इंडस्ट्रीज तो सारी वैसे ही खत्म होगी, जो कि चल ही खाली इस तरह रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह की पावर को आप क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। और ये कहां कहां पे आ रही है? इंडक्टिव लोड के अंदर। किसमें? इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? कॉइल जो इंडक्टर्स होते हैं वहां पे, मोटर्स में, पंप्स में। ये अल्टरनेटिंग करंट के केस में होगा, ये हमेशा अल्टरनेटिंग करंट के केस में होगा। हाँ, उधर भी। समझ आई बात की? समझ आई बात की? एक मिनट, अब मैं यहां पे दोबारा सुने। सेम गोज फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करेगा, फिर दूसरे साइकिल में उसे वापस भेज देगा। जब वो नेगेटिव साइकिल आ रहा है, फिर स्टोर करेगा, फिर वापस भेज देगा, फिर स्टोर करेगा, फिर वापस भेजेगा, फिर स्टोर। लेकिन कैपेसिटर हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, उसके बगैर गुजारा भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड, ये दोनों किस टाइप के लोड है? रिएक्टिव। क्या ये कंज्यूम करता है? नहीं। क्या ये हम इग्नोर कर सकते हैं, इसके बगैर गुजारा है? नहीं। समझ बात की? तो कभी आप लोगों ने ये पेप्सी पी है? कभी आप लोगों ने पेप्सी पी है ना? तो इसको इस आजकल छोड़े, गोरमे कोला पी है? अच्छा, देखिए, कभी आपने सुने, कभी आपने गोरमे कोला पी हो, तो जो जब आप उसे पोर आउट कर रहे होते हैं गिलास के अंदर, तो जो ऊपर वाला झाग वाला पोर्शन होता है ना, एनोलॉजी है, वो जो झाग वाला पोर्शन होता है, दैट इज योर रिएक्टिव पावर, ठीक है।
जो रिमेनिंग जो ट्रू है, जो आपने पीना है, ठीक है, वो कौन सी है आपकी, नीचे वाला पोर्शन, दैट इज योर ट्रू पावर, और उन दोनों को जो कंबाइन करो तो दैट इज योर अपेरेंट पावर, ठीक है, वो क्या है आपकी अपेरेंट पावर। अब सुनने दोबारा, अच्छा ओके, अजफ मुझे बताओ रिएक्टिव पावर कहां कहां इस्तेमाल होती है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड में। रेजिस्टिव लोड सारा का सारा क्या है, ट्रू पावर, वो आपकी पावर को डेसिपेट ही कर रहा होता है, और वही हमें यूजुअली चाहिए भी। अब जो मैंने आपको कहा था एनर्जी बचाने किस तरह, देखें, अब चुप कर गया, अच्छा ओके, एक मिनट। अब ना आपको इस चीज का पता है कि आपका एक यूनिट कंज्यूम कैसे हो रहा है, किलोवाट आवर्स में, किसमें, किलोवाट आवर्स में। ओके, इसी बात से अब मेरी बात सुने, ये जो आपकी ट्रू पावर है ना, ट्रू पावर दैट इज मेजर्ड इन किलोवाट्स, ये किसमें मेजर होती है, या वाट में या किलोवाट में। जो आपकी रिएक्टिव पावर है ये मेजर होती है किलो वॉर्स में, VAR, वॉर में, ये किसमें होती है, वॉल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, वैसे ही अभी सुन लें। सिमिलरली जो अपेरेंट पावर है ये मेजर होती है VA में, वोल्टेज एम्पेयर्स में, किसमें होती है मेजर, वोल्टेज एम्पेयर्स में। समझ आ गई, समझ आ गई। अच्छा, अब आप लोग बिल किसका दे रहे हैं, किलोवाट आवर्स का, किसका, इसका मतलब आप कौन सी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाली, लेकिन वो जो यूनिट कंज्यूम आप कर रहे हैं उस यूनिट में इसका भी प्राइसिंग होती है शामिल, ठीक है, वरना अगर खाली ट्रू पावर ही देखी जाए तो ट्रू पावर कैन बी मोर इकोनॉमिकल जितना आप पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्टिव पावर उसको भी तो कहीं ना कहीं, देखिए वो जनरेट तो करनी पड़ रही है ना जनरेटिंग पावर प्लांट्स को, बेशक वो यूज नहीं हो रही लेकिन वो जनरेट तो करनी पड़ रही है, और एसी को आप स्टोर नहीं करवा सकते कहीं, ठीक है, एसी को आप स्टोर, डीसी स्टोर हो सकती है, एसी स्टोर नहीं हो सकती, तो एसी अगर आप इन्हें इस्तेमाल करनी है तो उसे उसी वक्त जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो बेशक वो ऑसिलेट कर रही है लेकिन ऑसिलेट करने की वजह से वो एक्स्ट्रा जनरेट करनी पड़ रही है, जब वो एक्स्ट्रा जनरेट करनी पड़ रही है तो उसके भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। खैर, अच्छा अब सुने, हम क्यों खाली किलोवाट्स को पे करते हैं, क्योंकि हमारा मेजर जो लोड है ना वो वॉट्स में ही है, ठीक है, टीवीज, एसीज और पंखा, अब मोटर हम कितनी देर चलाते हैं, जो वाटर पंप होता है ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट एक दिन में, ठीक है, तो इसीलिए हम जो है ना, हमारा क्योंकि मेजर लोड वॉट में है तो हम किसको पे करते हैं, वॉट को। लेकिन इंडस्ट्रीज जहां सारा का सारा काम ही मोटर्स पे हो रहा है, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या लगी हुई हैं, मोटर्स, बड़े बड़े ठीक है। अब क्योंकि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा लोड, इंडक्टिव, वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडक्टिव, तो वो जो है ना वो ये वाला भी पे करेंगे, ये वाला भी पे करें, किलो वॉट्स तो हो ही हो रहे हैं, साथ वो वॉट्स भी पे करें, क्योंकि उनकी वजह से हमें वो एक्स्ट्रा झाग क्रिएट करनी पड़ रही है। समझ आ रही बात की। तो वहां पर अब यहाँ पे क्या बात हुई कि डोमेस्टिक मीटर्स और होंगे और इंडस्ट्रियल मीटर्स और होंगे। क्यों इंडस्ट्रियल मीटर्स और होंगे, क्योंकि उन्होंने वॉर्स भी मेजर करना है, ठीक है, कि वो कितना वॉर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नहीं 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 नहीं, ट्रांसफार्मर इज समथिंग एल्स, हम लोड की बात कर रहे हैं कि हमारा घर का लोड, ठीक है, ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसफर होती है, लेकिन जब एक दफा घर में आ गई ना तो हमारे घर में कौन सा लोड लगा हुआ है ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा मेन लोड क्या वॉट्स है या मेन लोड हमारा वॉर है। अच्छा, वॉर में ये करते हैं, सुने, अच्छा सुने, क्वेश्चन ये है कि क्या रिएक्टिव पावर ट्रू पावर से ज्यादा हो सकती है किसी केस में, हो सकती है, कब, जब सारी की सारी मोटर्स हो इस्तेमाल हो रही हो तो सारी की सारी क्या होगी, रिएक्टिव पावर, ठीक है। अच्छा, अब ना अगेन ये आपने पढ़ा ना वेक्टर एडिशन, तो अगर ये है ना हमारे पास अपेरेंट पावर, ये क्या है आपके पास अपेरेंट पावर, तो जो इसका कॉस होगा ना, जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या है, ट्रू पावर, वो क्या है, ट्रू पावर, और जो इसका वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, रिएक्टिव पावर। और ये जो इसके दरमियान एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल होता है।
अपेरेंट पावर जो है वो रेशियो नहीं है। अपेरेंट पावर देखो ना, ये क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज ना, तो हाइपोटेन्यूज कैसे बन करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर s इज इक्वल टू वी आई लिखा हुआ है ना, तो वी आई कॉस थीटा क्या होगा, ट्रू पावर, वी आई साइन थीटा क्या होगा, रिएक्टिव पावर। अच्छा, एक और मजे का कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्या, पावर फैक्टर सुना है कभी? अच्छा, ये जो पावर फैक्टर है ना, ये है कि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसमें से ट्रू पावर कितनी है, जितनी भी पावर प्रोड्यूस हो रही है इसमें से ट्रू पावर कितनी है। तो इसका मतलब क्या, दिस इज द रेशियो बिटवीन ट्रू पावर एंड अपेरेंट पावर, ठीक है। और जो आपका डोमेस्टिक लोड है उसके लिए ये वैल्यू शुड बी बिटवीन 0.85 से लेकर 0.95 के दरमियान। क्या, इसका मतलब कि इसलिए आप किलोवाट पे कर रहे हैं क्योंकि आपका मेन लोड शुड बी ट्रू पावर, आपका मेन लोड शुड बी रेजिस्टिव होना चाहिए। हाँ करते हैं, लेकिन देखो वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन है ना, तो इसीलिए इतना इफेक्ट नहीं होता, अदरवाइज वो लगा ही आपको दूसरा मीटर लगा के जाए ना। अच्छा, तो पावर फैक्टर क्या हो गया, ट्रू पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, ठीक है, यह सिंपल। हाँ 0.85 से लेकर 0.95 तक, ठीक है। अच्छा, बिल में कम करना बताता हूं आपको। अच्छा, तो यहां तक कोई मसला नहीं। ओके, नाउ वन मोर थिंग, बस आखिरी बात, मुझे बताएं एक यूनिट कब कंज्यूम होता है, जब 1 किलोवाट की कोई चीज 1 घंटा चलती रहे। 1 किलोवाट की कोई चीज कितना घंटा चलती रहे, 1 घंटा। अब 1 किलोवाट की लेट से आयरन है, ठीक है, वो 1 घंटा चलती रहेगी तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा, ठीक है। अच्छा, पंखा है फॉर एग्जांपल 70 वॉट्स का, 70 वॉट्स का, ये मुझे बताएं कितने घंटे चलता रहे तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। हाँ, लेकिन इस तरह कीप इट सिंपल ना, मतलब 1 घंटा चलता रहे तो 70 नहीं, लेट से 10 घंटे चलता रहे तो 700, अभी भी नहीं हुआ 1 यूनिट कंज्यूम, नहीं हुआ ना। अच्छा, तकरीबन 14 फॉर एग्जांपल करेंगे तो तब इसका 1 किलोवाट, वरना अदरवाइज ये सिंपली डिवाइड इट विद 1000, तो आपको पता चल जाएगा कितने यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं। अच्छा, अब ना इस तरह आप सब ने अपना डोमेस्टिक लोड कैलकुलेट करना है, ठीक है, दिस विल बी योर पार्ट ऑफ द लैब। क्या, अगर एक पंखा है, अगर लेट से 5 पंखे हैं तो 70 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और एक दिन में वो कितने घंटे चल रहा है, लेट से 24 नहीं 20, फॉर एग्जांपल 20, हाँ मुझे पता है, फॉर एग्जांपल 20, सही है, 20 करके 5 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका खाली पंखा कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। सिमिलरली लाइट कितनी होती है 30 वॉट्स की, तो 30 वॉट्स कितनी लाइट्स लगी हुई है 10 फॉर एग्जांपल, तो 30 इंटू 10 मल्टीप्लाई 24 आवर्स, वो 24 आवर्स चलती रहती हैं, और डिवाइड बाय 1000 उसका भी लोड निकल आया। आपने ये पर डे लोड निकाल के मल्टीप्लाई किससे कर देना है 30 से, तो आपका किसका निकल आएगा, महीने का। अब यहां पर वो यूनिट्स निकल आएंगे ना आपके, कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। अब ना, हाँ ये ट्रू पावर। अब देखें, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर देखें, जो आपका पर यूनिट प्राइस है ना वो चेंज हो जाता है टोटली अगर आपके यूनिट्स 200 से क्रॉस करें। अगर आपके यूनिट 200 से कम है ना फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको वैसे बता दूं, एक्चुअल प्राइस चेक कर लीजिएगा फॉर एग्जांपल, तब आपका पर यूनिट प्राइस पड़ रही है 30 फॉर एग्जांपल, कितनी है एक्चुअल आपको पता है जैसे भाई 16 फॉर एग्जांपल 16 है, ठीक है, अगर 200 से कम हो, फॉर एग्जांपल आपका 200 से यूनिट्स इंक्रीज कर जाता है 205 तक, तो पर यूनिट इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर 16 था ना पहले, तो आपको पर यूनिट क्या हो जाएगा 30, तो बिल पे कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि पर यूनिट प्राइस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सेंस होनी चाहिए, आपको ये सेंस होनी चाहिए कि यूनिट्स कंज्यूम कब कितने होते हैं, किस तरह हम बचा सकते हैं, प्राइसिंग किस तरह हो रही है उसकी, ठीक है, और फिर ये प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड लोड क्या होता है, इस पे भी आई विल टेल यू कभी, ठीक है। तो अभी आपका जो टास्क है इसमें एक तो ये होगा ना, हमने सीरीज में सिंपली ऐड करके पावर की वैल्यू निकालते जाना है, तो दूसरा होगा वो आपने घर जाके अपना लोड कैलकुलेट करना है और उसको जरा मैच करना है कि जो आपकी बिल है फिर उसकी बिल की प्राइसिंग का यूनिट क्या था, और
ये वगैरह कर लेंगे, मंगवा लेंगे, ठीक है ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कितना था और प्लस आपको टैक्स वगैरह कितने पड़े हैं ऊपर। सही है, चलें, ओके।